जय हिंद। और आज की इस वीडियो में बाह विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। देखिए, तक आपको परीक्षा लेने के लिए आएंगे जो ड्रिल से संबंधित, यानी जो बाह विषय से संबंधित में जैसे आपको ड्रिल हो रहा है, दंगा ड्रिल हो रहा है, इन सभी का जो सिखलाई होता है इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये रिटर्न नहीं होता, ये मौखिक परीक्षा होता है। यानी आप अपने कंपनी में कंपनी वाइज खड़े हैं, मैं प्रशिक्षण के जहाँ प्रशिक्षण हो रहा है वहाँ पर आप कंपनी वाइज खड़े हैं और आपको कंपनी में से ही अपने पास जो परीक्षक आएंगे, जो एग्जामिनर आएंगे, वो अपने पास बुलाएंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न मेरे द्वारा इस PDF में रखा गया है। पुलिस हस्त में कभी भी, यानी जो भी बाहर से आते हैं परीक्षक, वो करते क्या हैं कि सबसे पहले आपको पुलिस हस्तक के बारे में ही पूछ देते हैं कि पुलिस हस्तक नियम के बारे में बताइए, यानी पुलिस मैनुअल 5 है क्या। ठीक है, पुलिस हस्तक नियम 5 को ही आचरण संहिता भी कहा जाता है और इसमें कुछ उल्लेख किया गया है, कुछ बातों का उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार से है। पहला बात क्या है कि प्रत्येक आरक्षी बल भारतीय राष्ट्र एवं भारतीय संविधान के प्रति भक्तिनिष्ठ रहेंगे। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि आरक्षी बल यानी पुलिस बल संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का न केवल पालन करेंगे बल्कि उनकी मर्यादा को भी बनाए रखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका है कि कोई आरक्षी बल जनता का आदर सद्भाव और सहयोग पाए बिना अपने कर्तव्य पालन में सफल नहीं हो सकता है। अतः हर पंक्ति के अधिकारियों का निर्देश है कि वे सभी वर्गों के प्रति सहिष्णुता, शिष्टता और सौजन्य का भाव बनाए रखेंगे। इसके बाद चौथा इसका पॉइंट होता है कि कर्तव्य निष्पादन में दृढ़ता परम आवश्यक है, किंतु अविनय, कठोरता और क्रूरता न केवल वर्जित है बल्कि इसके लिए कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान भी है। इसके बाद इसका अंतिम पॉइंट आता है कि आरक्षी बल के ऊंचे अधिकारी सौजन्यतापूर्ण और सौहार्दमय आचरण स्वयं तो रखेंगे ही, साथ ही अपने अधीन काम करने वालों में यह भाव भरते रहेंगे कि कर्तव्य पालन के सिलसिले में इनका कोई भी काम जनता को अप्रिय मालूम नहीं हो। यानी कर्तव्य पालन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे जनता को अप्रिय मालूम हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पुलिस हस्तक नियम 5 के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, तो हम पहला पॉइंट ये कहेंगे कि प्रत्येक आरक्षी बल भारतीय राष्ट्र में भारतीय संविधान के प्रति भक्तिनिष्ठ रहेंगे। आरक्षी बल यानी पुलिस बल संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का न केवल पालन करेंगे बल्कि उनकी मर्यादा को भी बनाए रखेंगे। कर्तव्य पालन में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब हमें जनता का आदर, सद्भाव और सहयोग मिलता है। अतः हमें सभी वर्गों के प्रति सहिष्णुता, शिष्टता और सौजन्य का भाव बनाए रखना चाहिए। कर्तव्य निष्पादन में दृढ़ होना आवश्यक है, किंतु अविनय, कठोरता एवं क्रूरता नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए पुलिस हस्तक नियम में कड़ी सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि कर्तव्य पालन के सिलसिले में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आम जनता को यानी नागरिक को अप्रिय मालूम हो। यानी हमें हमेशा कर्तव्य पालन के दौरान सौजन्यतापूर्ण और सौहार्दमय आचरण रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य बातों को भी अगर हम जब एग्जामिनर हैं उनके पास हम रखते हैं या कहते हैं तो ये इतना से भी हमें क्या चलता है, पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब हमारा है इसमें सबसे जरूरी है फील्ड क्राफ्ट को। फील्ड क्राफ्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हमारा है फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं? लड़ाई के मैदान का वह हुनर जिसमें जवान अपने तथा अपने हथियार को कैमोफ्लेज एवं कंसीलमेंट के जरिए दुश्मन से छुपाते हुए बॉन्ड बाई बॉन्ड उनके नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर, यानी दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर अधिक से अधिक क्षति करने की कार्रवाई को क्या कहता है, फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। यानी सिंपल इसमें यही बात है। आप एक इमेजिन कीजिए कि किसी भी फिल्म में क्या होता है कि फील्ड क्राफ्ट मैंने कैमोफ्लेज एवं कंसीलमेंट करके आपको उसमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि कैमोफ्लेज एवं कंसीलमेंट कर करके सेना क्या करती है, दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंच करके उन्हें अधिक से अधिक क्षति करती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। यानी लड़ाई के मैदान का वह हुनर जिसमें
जवान कैमोफ्लाइज एवं कंसीलमेंट के जरिए अपने तथा अपने हथियार को छुपाते हुए बॉन्ड बाई बॉन्ड दुश्मनों के नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर अधिक से अधिक क्षति करने की कार्रवाई को फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आड़ किसे कहते हैं, यानी छुपने के स्थान किसे कहते हैं, यानी दुश्मनों के नज़र एवं गोली से बचने के लिए जिस प्राकृतिक या बनावटी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आड़ कहा जाता है। अब होगा क्या कि आड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो आड़ होता है दो प्रकार का, एक होता है नजरी आड़ यानी जिसमें दुश्मन के नज़र से बचा जा सकता है, और दूसरा होता है गोली का आड़ यानी जिसमें दुश्मन के गोली से भी बचा जा सकता है। तो ये आड़ कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, आमरुख किसे कहते हैं। वो आमरुख ऑब्जर्वर से स्काई लाइन के बीच खींची गई फर्जी रेखा यानी किसके किसके बीच, ऑब्जर्वर से स्काई लाइन के बीच खींची गई फर्जी रेखा को ही क्या कहता है, आमरुख कहा जाता है। और आमरुख करता क्या है, आमरुख जिम्मेदारी के इलाकों को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी जिम्मेदारी के इलाकों को दो बराबर भागों में बांटने वाले फर्जी लाइन को ही क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वर क्या कहता है, आमरुख कहा जाता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन है, एम्बुश किसे कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आपको फील्ड क्राफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से एम्बुश भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एम्बुश किसे कहते हैं, दुश्मन की चलती फिरती टोली यानी कोई टोली दुश्मन की चल रही है या थोड़े समय के लिए रुकी हुई टोली पर किसी छिपी हुई पोजीशन से ताक में घात लगाकर दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई को एम्बुश कहा जाता है। यानी दुश्मन कोई दुश्मन है और दुश्मन की क्या है, चलती फिरती टोली है या किसी स्थान पर दुश्मन रुके हुए हैं, इनके ऊपर ताक में घात लगा करके या कोई योजना बना करके जो कार्रवाई किया जाता है वही क्या होता है, एम्बुश कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि दुश्मन की चलती फिरती टोली या थोड़े समय के लिए रुकी हुई टोली पर किसी छिपी हुई पोजीशन से ताक में घात लगाकर दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई को ही एम्बुश कहा जाता है। एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, एम्बुश होते हैं दो प्रकार के, पहला होता है मौके का एम्बुश और दूसरा होता है तैयारी का एम्बुश। अब मौके का एम्बुश क्या हुआ कि यानी अचानक पता चला कि दुश्मन कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ पर क्या कहता है, एम्बुश लगा करके और उस दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई की जाती है। और तैयारी का एम्बुश कि ये हमें पहले से ज्ञात है कि किसी रास्ते से, इस रास्ते से क्या है, दुश्मन का आना जाना लगा रहता है, तो तैयारी के अनुसार पहले से ही यहाँ पर जवान तैयार रहते हैं एम्बुश की कार्रवाई करने के लिए। और जैसे ही दुश्मन इस इलाके में अपना तैयार किया हुआ इलाका यानी जवान के द्वारा जो इलाका तैयार किया जाता है, एम्बुश बनाया जाता है, उसमें जैसे ही प्रवेश करते हैं इनको चारों तरफ से घेर करके क्या किया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, टारगेट किसे कहते हैं। टारगेट किसे कहते हैं, वह पदार्थ या वह निशान यानी कोई पदार्थ हुआ या कोई निशान जहाँ पर किसी भी हथियार से कारगर फायर किया जाता है या फायर करने के लिए मुकर्रर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टारगेट कहते हैं। टारगेट किसे कहते हैं, वह पदार्थ या वह निशान जहाँ पर किसी भी हथियार से कारगर फायर किया जाता है या फायर करने के लिए मुकर्रर किया जाता है उसे हम टारगेट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि टारगेट कितने प्रकार के होता है, तो टारगेट दो प्रकार के होता है। पहला एक तो हो जाता है आसान टारगेट और दूसरा क्या होगा, मुश्किल टारगेट। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मुख्य रूप से टारगेट कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है, या टारगेट किसे कहते हैं ये भी पूछ लिया जाता है कि टारगेट किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंसीलमेंट। अब देखिए कंसीलमेंट और कैमोफ्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अंतर भी पूछ लिया जाता है कि कंसीलमेंट एवं कैमोफ्लाई में क्या अंतर है। तो पहले कंसीलमेंट के बारे में हम लोग समझते हैं कि कंसीलमेंट क्या है। तो लड़ाई के मैदान का वह हुनर जिसमें अपने तथा अपने हथियार को दुश्मनों के नज़र, हवाई हमला तथा गोली से बचने के लिए कुदरती या बनावटी तरीक़ों से बेहतरीन छुपाव को कंसीलमेंट कहा जाता है।
हम यह इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़ाई के मैदान का वह हुनर जिसमें कुदरती एवं बनावटी तरीकों से अपने तथा अपने हथियार को दुश्मनों के नज़र, हवाई हमला तथा गोली से बचने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे क्या कहता है? कंसीलमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपको क्या? कैमोफ्लेज किसे कहते हैं? तो लड़ाई के मैदान का वह हुनर जिसमें दुश्मनों के नज़र तथा हवाई हमला से बचने के लिए इलाके के अनुसार अपने तथा अपने हथियार को रंग में रंग मिला देने की कार्रवाई को कैमोफ्लेज कहते हैं। तो कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट में अंतर भी पूछता है। तो कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट में अंतर क्या है? कैमोफ्लेज क्या है? यह भी एक छुपाव है, लेकिन कंसीलमेंट क्या है? बेहतरीन छुपाव है। तो हम कह सकते हैं कंसीलमेंट एक बेहतरीन छुपाव है, जबकि कैमोफ्लेज कंसीलमेंट से कम छुपाव है। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं क्या कि कंसीलमेंट में जवान अधिक समय तक रह सकते हैं। कंसीलमेंट में जवान अधिक समय तक रह सकते हैं और कैमोफ्लेज में जवान अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं बिना हरकत किए हुए। यानी कंसीलमेंट में क्या होगा कि जवान बिना हरकत किए हुए भी बहुत अधिक समय तक रह सकते हैं, क्योंकि यह बेहतरीन छुपाव है। और कैमोफ्लेज में जवान अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। कैमोफ्लेज में रंग मिला दिया जाता है उस इलाके के अनुसार। जैसे मान के चलिए कि कोई जंगली इलाका है, तो वहाँ पर जवान क्या करते हैं कि ये पत्ता और टहनी वगैरह अपने शरीर में बांध करके और उस अनुसार से ढल जाते हैं। यानी दूर से कोई उन्हें ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पर कोई जवान है, ऐसा लगेगा कि वो क्या है, कोई वृक्ष है। ठीक है, और ये जो कंसीलमेंट होता है, कंसीलमेंट में एक बेहतरीन छुपा, जैसे बंकर टाइप के बना करके उसमें छुपा जा सकता है, जिसमें होगा क्या कि दुश्मन के नज़र से भी बचा जाएगा, उसके हवाई हमला से भी बचा जा सकता है और गोली से भी बचा जा सकता है। अब जब ये बंकर है तो इसमें आप हरकत यानी जवान हरकत भी कर सकते हैं। और यह क्या है कि कैमोफ्लेज क्या है? यह एक बंकर नहीं है, तो इसमें आप बहुत समय तक बिना हरकत किए हुए नहीं रह सकते। यानी इसमें जवान बहुत समय तक बिना हरकत किए हुए नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कंसीलमेंट में दुश्मन के नज़र, हवाई हमला तथा गोली से बचा जा सकता है, जबकि कैमोफ्लेज में दुश्मन के नज़र तथा हवाई हमला से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके कुछ अंतर को भी याद रखना है, क्योंकि अंतर भी पूछ लिया जाता है कि कैमोफ्लेज एवं कंसीलमेंट में क्या अंतर है। तो अगर 2-3 पॉइंट अगर कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज में अंतर बता दिया जाता है तो उससे एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्काउट किसे कहते हैं? स्काउट यानी सामने का वह इलाका जो दिखाई न दे और जिसमें लीडिंग सेक्शन का वह चुना हुआ जवान जो सेक्शन के आगे एडवांस करता है और उस इलाके की देखभाल करते हुए दुश्मन की खबर अपने सेक्शन कमांडर को फील्ड सिग्नल के द्वारा भेजता है, उसे स्काउट कहते हैं। अब आप फिल्मों में देखते होंगे या फिर सिखलाई में भी बताया जाता है कि फिल्मों में आप देखते होंगे क्या कि जब मतलब लड़ाई कहीं छिड़ती है बॉर्डर इलाकों से, तो होता क्या है कि जब कोई कंपनी चलती है या कोई सेक्शन चल रहा है तो उस सेक्शन में से कोई एक प्लाटून को आगे के एडवांस किया जाता है कि आपका काम है एडवांस करना। यानी सामने का इलाका दिखाई न दे रहा है, वहाँ आपको एडवांस करना है, उस इलाके में आपको जाना है, लीडिंग करते हुए आगे बढ़ना है दुश्मन से छुप करके, और दुश्मन के प्रत्येक इलाके को माने उसके हरकत को समझते हुए अपने सेक्शन कमांडर को फील्ड सिग्नल के जरिए भेजना है उसे क्या कहता है? स्काउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाकाबंदी किसे कहते हैं? नाकाबंदी किसे कहते हैं? नाकाबंदी एक हथियारबंद हरकती दस्ता है जो आतंकवादियों को पकड़ने या उनकी हरकत पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। यानी किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए या उनके हरकत पर रोक लगाने के लिए नाकाबंदी की कार्रवाई की जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है कि नाकाबंदी कितने प्रकार के होते हैं? तो नाकाबंदी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है अस्थायी नाकाबंदी, दूसरा होता है अस्थायी नाकाबंदी और तीसरा होता है विशेष नाकाबंदी। अस्थायी नाकाबंदी यानी पूरी तरह से अस्थायी रूप से उसको कर दिया गया, नाकाबंदी कर दिया गया, यानी कि यहाँ इधर के लोग इधर नहीं आ सकते हैं। अस्थायी नाकाबंदी यानी कुछ समय के लिए लगाया गया है नाकाबंदी, तो वो हो गया अस्थायी नाकाबंदी। और विशेष नाकाबंदी यानी विशेष परिस्थिति में जिस नाकाबंदी का उपयोग किया जाता है उसे क्या जाता है? क्या? विशेष नाकाबंदी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात होती है कि नाकाबंदी कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर
उसी समय जवाब दे दिया गया कि नकाबंदी 3 प्रकार के होते हैं, तो फिर आपसे आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड किसे कहते हैं, यानी स्थिर शत्रु के अड्डों पर किया गया आश्चर्यजनक, अचानक और हिंसात्मक आक्रमण को ही रेड कहा जाता है। ठीक है, रेड और छपमारी में अंतर है दोस्तों। रेड क्या है कि जहाँ शत्रु का अड्डा है और वहाँ पर आश्चर्यजनक यानी अटेंडम अचानक से और हिंसात्मक आक्रामक होता है वहाँ पर, तो उसे कहा जाता है क्या, रेड कहा जाता है। इसके बाद आपका है फील्ड सिग्नल देने के कितने तरीके होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फील्ड सिग्नल देने के कितने तरीके होते हैं। तो फील्ड सिग्नल देने के 3 तरीके होते हैं। पहला हाथ से, दूसरा हथियार से और तीसरा सीटी से। यानी फील्ड सिग्नल देने के तरीके कितने हो गए, 3 तरीके, हाथ से, हथियार से और सीटी से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है जमीन किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जमीन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के साथ साथ उसमें पाई जाने वाली बनावटी और कुदरती आड़ों को भी जमीन कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो सतह हुआ वह सतह तो जमीन है ही साथ जो बनावटी और कुदरती आड़ हैं यानी छुपने का जो साधन है उसे भी जमीन के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है, पूछ दिया जाता है कि जमीन के कितने प्रकार होते हैं। तो जमीन का 6 प्रकार होता है। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा समतल जमीन, दूसरा टूटी फूटी जमीन, तीसरा ऊंची जमीन, चौथा नीची जमीन, पांचवा ढलवा जमीन और छठा दबी हुई जमीन। ठीक है, तो जमीन के कितने प्रकार होती है ये पूछा जाता है। तो जमीन के 6 प्रकार होती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा था कि कौन कौन सा होता है, तो कौन कौन सा में समतल जमीन, टूटी फूटी जमीन, ऊंची जमीन, नीची जमीन, ढलवा जमीन और दबी हुई जमीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चीज़ें नज़र आने के कितने तरीके होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीज़ें नज़र आने के कितने तरीके होते हैं। तो चीज़ें नज़र आने के 7 तरीके हैं। 6 एक एस और 1 एम, यानी ये 6 एस और 1 एम मिल करके 7 तरीके हो जाते हैं। अब देखिए क्या क्या होता है। शैडो छाया एक तरीका हो गया, यानी वस्तु नज़र आएगा छाया से। दूसरा चमक से यानी साइन, दूसरा एस आ गया। तीसरा सतह से यानी सरफेस से चीज़ें नज़र आएंगी। चौथा खाका से यानी सिलहोटी से नजर आता है। पांचवा शकल से चीज़ें नज़र आती है। छठा फासला से चीज़ें नज़र आती है। इसके बाद हरकत से चीज़ें नज़र आती है, जिसको सतह में मोमेंट कहा जाता है। सतह में मोमेंट से कोई वस्तु मोमेंट करेगी, हरकत करेगी, उससे भी नज़र आएगी। तो यानी 6 एस और 1 एम मिल करके यानी 7 तरीके हो गए किसी चीज़ों को नज़र आने में। तो चीज़ें नज़र कितने तरीके से आते हैं, तो 7 तरीके से आते हैं। कौन कौन सा पूछ दिया जाता है। तो छाया हो गया, चमक हो गया, सतह हो गया, खाका हो गया, शकल हो गया, फासला हो गया और हरकत हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है उग्रवाद से क्या समझते हैं। उग्रवाद से क्या समझते हैं। तो उग्रवाद एक सशस्त्र संगठन बल है। उग्रवाद क्या है, सशस्त्र संगठन बल है जो किसी खास वर्ग के लोगों के समर्थन से सरकार के समानांतर संगठन को चलाता है तथा कानूनी मान्यता प्राप्त सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध रुक रुक कर किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संघर्ष करता है, उसे ही उग्रवाद करते हैं। यानी उसका कोई ना कोई लक्ष्य है जो सरकार के विरोधी लक्ष्य हैं और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध रुक रुक करके कोई खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है, ये समानांतर संगठन चलाता है, उसी को उग्रवाद कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। यानी दुश्मन के इलाकों में दुश्मन की गतिविधियां और उनकी हरकत की जानकारी हासिल करने की क्रिया को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जो दुश्मन का इलाका हुआ और उस दुश्मन के इलाके में दुश्मन की जो गतिविधि है और उसका हरकत है, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फासले का अनुमान लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि फासले के अनुमान लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये भी 6 तरीके हैं फासले के अनुमान लगाने का। क्या क्या है, एक तो हम इकाई का तरीका अपना के फासले का अनुमान लगा सकते हैं। दिखाई का यानी जो दिखाई दे रहा है उससे कर सकते हैं। ब्रैकेटिंग का तरीका अपना करके कर सकते हैं। की रेंज का तरीका लगा करके हम फासले का अनुमान लगा सकते हैं। सेक्शन औसत का तरीका लगा करके और आवाज़ से। इन
6 तरीकों से हम किसी फासले का अनुमान लगाते हैं कि यानी कितने दूरी है, कितने दूरी पर वो हैं लगभग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो सेक्शन फॉर्मेशन फौजी की टुकड़ी द्वारा किसी इलाके की जमीनी बनावट अथवा आवश्यकता अपनी संख्या स्थिर रखते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्वरूप अपनाता है, यानी कोई फौजी टुकड़ी है उसे क्या कहता है? फॉर्मेशन या संरचना कहते हैं। यानी कोई फौजी टुकड़ी जो है वो इलाके की ज़मीनी बनावट अथवा आवश्यकता के अनुसार अपनी संख्या स्थिर रखते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्वरूप अपनाता है उसी को क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन के कितने प्रकार होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये सेक्शन फॉर्मेशन किसे कहते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार होते हैं। तो सेक्शन फॉर्मेशन के 6 प्रकार होते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं कि मैक्सिमम 6 प्रकार ही आपको दिखाई देगा या 3 प्रकार दिखाई देगा। सेक्शन फॉर्मेशन के 6 प्रकार में कौन कौन से? सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, रिवर्स फॉर्मेशन या एरो हेड फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। इसके बाद है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन और डायमंड फॉर्मेशन। यानी फॉर्मेशन कुल कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। एक तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन हो गया, फाइल फॉर्मेशन हो गया, एरो हेड फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद रिवर्स फॉर्मेशन या इसी को बोलता है एरो हेड और एरो हेड फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन हो जाता है और छठा होता है डायमंड फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद दंगा नियंत्रण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, इतना ही। और आप लोगों से अनुरोध होगा कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कम से कम आप देखिए तो एक लाइक बटन तो ज़रूर दबा दीजिए, चूँकि मेहनत तो कर ही रहे हैं और कुछ उसके लिए पुरस्कार चाहिए, तो पुरस्कार के रूप में आप हमें लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे उत्साह भी बढ़ता है और आदमी और ही जतन से इस पर कार्य करता है। और आप लोग का उतना आप लोग तरफ से लाइक उतना नहीं मिलेगा कि जितना मिले है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आप हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य जो हमारे भाई बहन ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके पास भी ये जाए। और हमें विश्वास है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे होता क्या है कि अगर आप फील्ड में सुन रहे हैं और फिर आते हैं तो वो भूल जाता है व्यक्ति, और यदि इस वीडियो को 1 से 2 बार वीडियो के माध्यम से यदि आप देखिएगा तो निश्चित तौर पर ही क्या होगा कि आपको ये याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।